हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को जो एग्जामिनेशन की तैयारी 2027 बोर्ड के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। मैंने पिछले क्लास में चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्या पर चर्चा किया था, जो कि सारा क्वेश्चन आंसर करवाया था। आज मैं चैप्टर 1.2 लेके आया हूँ जो NCERT का है और उसको मैं बहुत ही अच्छा तरीका से अच्छा सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ चैप्टर 1.2 का। 1.2 में है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले प्रश्नावली डाल देते हैं। प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ क्वेश्चन 1 है निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है यहाँ 140, दूसरा है 156 और तीसरा क्वेश्चन है 3825 और चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो अब हम बना लेते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम हल लिख लिए। यहाँ 140 में हम एलसीएम करेंगे, लघुत्तम। तो देख लीजिए, पहले हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 70 बार में 140 आ जाता है। फिर 2 से लगा लिए, कितना बार आ गया, 70 का आधा 35। उसके बाद हम 3 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगा लेते हैं। तो 5 सत्ते 35। तो अभाज्य गुणनखंड जो इसका है वो हो जाएगा, बताओ, 2 के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ भी 2 के पावर में 1, मतलब 2 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। तो 2 के पावर 2 और गुने 5 1 बार आया है, तो 5 के पावर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है। चाहे हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। लिख दिए 5 के पावर 1 और गुन्ने 7 के पावर 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 को हमें बनाना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो 156 में हम लघुत्तम 2 से लगाते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 15 से 14 गया तो 1, और वो 1 यहाँ आ जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 तिया 6, 2 9 18। अब 3 से लग जाएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगा लेते हैं। तो 3 कांड को अगर हम 13 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाता है। तो 13 तिया 39। अब नहीं लगेगा, तो इसको जो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो फिर हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार आया है। तो 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, 2, और 3 1 बार आया है तो 3 के पावर 1, और गुने 13 भी 1 बार आया है तो 13 के पावर कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख दिया। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
25। तो 3825 को भी हम लघुत्तम करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा, तो 3 से हम देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो 3 एक 3, 3 दूना 6 और इधर 2 गया 3 7 21, 3 से कट जा रहा है। आप लोग काट के देख लेना भाग विधि से, हम पहले भी ये क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ किससे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हम 3 से लगा लेते हैं। तो 3 एक 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 इधर आ गया, तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से कट रहा है, तो हम फिर 3 से लगा देते हैं। तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 5 15। अब 3 से नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो 5 से लगा लेते हैं। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर हम 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगा लिए, तो 17 पंचे 85। अब नहीं लगेगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल जो होगा, तो 3 कितने बार आया है? 3 2 बार आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। और 5 भी 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 और गुन्ने 17। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5005 में जो हम 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगा के देखेंगे। तो 3 दूना 3 एक 3 इधर आ गया 2, तो 3 6 18 फिर आ जाएगा। 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 से लगा देते हैं। तो 5 से जो हम लगाएंगे, तो 5 एक 5 0 0 0 और 5 एक 5। अब हम देखते हैं कि 7 से लगता है, तो 7 से लगा के देखेंगे। तो 7 एक 7 और इधर आ जाएगा कितना 3, तो 7 वहाँ 7 से लग जाता है, तो 7 से हम लगा देते हैं। तो देखो 7 एक 7 और 3 इधर आ जाएगा, तो 7 चौके 28 और 7 दूना 14। कितना आ जाता है? 7 तिया 21 आएगा। 7 तिया 21। अब देखते हैं हम 11 से लगेगा, लग जाएगा 11 से, तो 11 से हम लगा देंगे। 11 का 11 और 11 तिया 33। इसका जो अभाज्य गुणनखंडे को गुणनफल जो होगा, वो हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बच गया 74 29, 7429। इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29। इसको जो हम बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 से नहीं लग रहा है, 3 से देखेंगे लगता है कि नहीं। तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, ये नहीं लग रहा। 3 से भी नहीं लग रहा, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लग रहा। 11 से लगेगा, 11 11 छक्के 66, 11 से भी नहीं लगेगा। तो हम इसको कितने से लगा लेंगे? 17 से लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 17 से लगा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 68। यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। तो 17 चौका 68, 14 से 8 गया तो 6 और ये कट गया, और 17 तिया 51, 2 से 1 गया 1, 6 से 5 गया तो 1 उतर गया 9 और 17 सत्ते 119। 17 से 437 बार में कट जा रहा है। उसके बाद हम लगा लेते हैं किससे? 19 से लगा के देखते हैं। तो 437 को अगर हम 19 से भाग करते हैं, तो 19 दूना 38, 13 से 8 गया तो 5, ये कट गया, 19 तिया 57। 19 से भी लग जाता है, तो कितना हो गया? 19 तिया 57। 19 से लग जाता है तो 23 बार में आ जाता है, आ गया। तो फिर हम इसको अभाज्य गुणनखंडे के रूप में लिखेंगे। तो कितना हो गया? 17 गुने 19 और गुने 23। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। हमें 3 क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। यह है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर जांच करना है कि 2 संख्या कौन, जैसे यहाँ पे दिया है एक संख्या 26 और दूसरी संख्या 91।
तो इसका जो है गुणनफल, इन दोनों को जो हम गुना करेंगे तो गुना के बराबर में महत्तम और लघुत्तम आना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ हल। पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, दिया है, क्या लिख लिए, दिया है पहली संख्या। तो हम यहाँ पहली संख्या लिख लिए। पहली संख्या कितना दिया है हमें, 26, तो हम 26 लिख लिए। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, 91, तो हम दूसरी संख्या लिख लिए 91। ठीक है, अब बताओ यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देख लो 26 को, पहले हम 26 को लघुत्तम विधि से हम खंड कर लेते हैं। तो 2 से लगा दिए तो कितना हो गया, 13। अब तो नहीं लगेगा, 91 को लगाते हैं। तो 91 जो है 7 से लगा लेते हैं, तो 13 बार में 91 आ जाता है। महत्तम कौन होता है, जो हम देखेंगे दोनों संख्या में सेम डिजिट कौन सा है। तो 2 इसमें है तो 2 तो इसमें नहीं है ना, और 13 इसमें है तो 13 इसमें भी है। तो जो दोनों संख्या में रहेगा वो उसका लघु महत्तम होगा, वो उसका क्या होगा, महत्तम। महत्तम यानी एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 13, क्योंकि 13 दोनों में है। अब एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा, जो दोनों संख्या में आया रहेगा उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो ये दोनों 13 में से हम एगो लिखेंगे। और जो नहीं आया है दोनों संख्या में उसको वैसे ही लिखना है। तो मान लो हम पहला संख्या में 2 का 2 ही लिखें, और यहाँ 13 है तो ये दोनों 13 में से हम एगो 13 को लिख लिए। और यहाँ पर कितना आया है, 7, तो हम 7 को भी लिखेंगे, 13 को नहीं लिखेंगे। अब इस संख्या में 13 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 13 दोनों में आया था तो एक बार ही लिखाया जाएगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 13 सते 91 और दुना। तो 91 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 1 2, दोनों में 18, यानी 182 इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम। अब हमें जांच करना है। तो जांच क्या करना है, जांच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या इसी को हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। इसी को क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। बराबर बराबर हम लिख सकते हैं मौसा गुने लौसा, या इसी प्रकार लिख देते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। अब पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या 26, तो पहली संख्या 26 है। और दूसरी संख्या कितना है, 91, तो दूसरी संख्या हम 91 लिख लिए। यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है, 13, तो हम यहाँ पर लिख लिए 13। और एलसीएम कितना दिया है, 182, तो हम यहाँ पर लिख लिए 182। अब बताओ, इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो 182 को पहले हम 13 से गुना कर लेते हैं। तो 13, 3 दूना 6 का 6, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2, 3 2 5, 1 से कर लिए तो 2 8 1, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, कितना आ गया, 2366। फिर से देख लेते हैं गुना, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 का 4, और 3 2 5, 1 से कर लिए तो ऐसे ही आ गया। तो 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, तो इसका गुना कितना आ गया, 2366। अब इस गुना को भी हम चेक कर लेते हैं, कितना है, 91 गुने 26, तो 6 1 6, न 6 का 54, और 2 1 2, और 2 में 18, तो 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 1 2, तो दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो यही हमें जांच करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया है, दूसरा का पहला बन गया है। अब हम दूसरा का दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो फिर हम लिख लेते हैं, दिया है वैसे ही दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हल दिया है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर
510। पहली संख्या कितना है 510, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 92। दूसरी संख्या कितना है 92। तो हम फिर वैसे ही बना लेंगे, 510 को हम खंड कर लेते हैं लघुत्तम विधि से। तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, एक इधर गया तो फिर हो जाएगा 2 पंचे 10। उसके बाद हम यहाँ 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 24, हाँ लग जाता है, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15। फिर हम लगा लेते हैं ये इसको 5 से, तो 17 पंचे 85। इसका खंड इतना आ गया। दूसरी संख्या कितना है 92, तो हम 92 को यहाँ खंड कर लेते हैं। तो 2 से लगा दिए, तो 2 से लगा दिए तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से लगा देते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 23। हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में सेम कॉमन फैक्टर क्या है। तो सेम 2 एक बार आया है, तो 2 यहाँ भी एक बार आया है। यहाँ पर 2 आया था तो इधर तो है नहीं, तो इसका जो है मौसो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका HCF बराबर कितना हो जाएगा 2, HCF 2, क्योंकि 2 इसमें एक बार आया है, तो यहाँ भी 2 एक बार मिल रहा है, और ये 2 यहाँ नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है। जो सेम दोनों में मिल जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा HCF। तो इसका HCF कितना हो गया 2। अब LCM हम निकाल लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 दोनों में सेम कॉमन था, तो दोनों में से एगो हम लिखेंगे 2, और यहाँ क्या है 3 का 3 और 5 का 5 और 17 का 17 ही। इसको हम लिख लेते हैं, ये 2 तो यहाँ लिखा गया है, और यहाँ पे क्या बच गया ये 2, और गुने कितना है 23। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, और 30 को हम 17 से गुना कर लेंगे, तो 17 तिया 51, 500 कितना हो गया 10, और इसको हम गुना कर लेते हैं 23 दूना 46, 46 से हम गुना कर लेंगे, तो 0 का 0, 6 का 6, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 0 का 0, 4 एक 4 और 4 पंचे 20, 0 6 4 3 2, 2346 आ जाता है, 2346 या 23,460, 23,460, 23,460। इसको हम जांच कर लेंगे, जांच करेंगे, जांच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 510, पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, और HCF कितना है 2, और LCM कितना है 23,460। अब इसको हम गुना कर लेते हैं दोनों संख्या को। पहले 23,460 को हम 2 से गुना कर लेते हैं, 23,460 को 2 से गुना करते हैं, 0 का 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, और 2 चौके 8, 1 9 का 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 4692 कितना आता है 4692 0, इतना आ गया। इसको भी हम गुना कर लेंगे तो 4692 और 0, तो ये हो गया इसका जांच। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54, 336 और 54। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल, यहाँ भी लिख लेते हैं दिया है, जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर कितना है 336, पहली संख्या कितना है 336, और दूसरी संख्या बराबर कितना है 54, दूसरी संख्या कितना है 54। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार 336 को हम लघुत्तम तरीका से खंड कर लेते हैं। 2 से 2 एक 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगा लेते हैं तो 42 बार में, फिर 2 से लगा लिए तो 21, और यहाँ 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, इतना आ गया। यहाँ बच गया है कितना 54, तो 54 को भी हम खंड कर लेते हैं। तो 2 से लगा दिए तो कितने बार में आ गया 27 दूना 54, और 3 से लगा लेते हैं तो 3 9 27, और फिर 3 से तो 3 3 में। अब बताओ, ये दोनों 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो इन दोनों में से एगो 2 लिखा जाएगा, और 2 का इधर नहीं मिल रहा है, 3 का देखो, एक 3 इधर है तो एक 3 यहाँ भी मिल रहा है,
और 7 का नहीं है। तो इसका जो HCF होगा, HCF, तो इधर भी 2 मिल रहा है, इधर भी 1 2 मिल रहा है, तो दोनों 2 में से हम एगो 2 लिखेंगे, तो 2, और इधर एगो 3, और इधर भी ये वाला 3 मिल रहा है, 1 3 से 1 3 मिल रहा है, तो एगो 3 भी लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब LCM हम निकाल लेते हैं, LCM। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों 2 में से हम एगो 2 लिख लेते हैं, तो 2 बच गया, ये 1 2 3, तो 3 को 2, 1 2 और 3, और ये दोनों 3 में से हम एगो 3 लिखेंगे, तो 1 3 बच गया, कितना 7। अब इधर आ जाते हैं, तो ये दोनों तो लिखा गया है पहले ही, बच गया कितना, 3 गुने 3। तो इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को हम 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 अट्ठे 56 का 6, और हासिल कितना हो गया 5, 7 चौक 28, और 5 कितना हो गया 33। ठीक है, अब 3 तिया 9 से हम गुना कर लेंगे, कितना हो गया, नछा का 54, 54 का 4, और हासिल 5, 9 तिया 27, और 5 27 32 हो गया, तो 32 का 2, और हासिल 3, और 9 तिया 27, और 3 30, ये कितना हो गया 30 24। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, तो जांच करेंगे, जांच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, या इसी को हम HCF गुने LCM बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या 54, और मौसा का मान कितना है 6, और गुने लसा कितना है 3024। इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 का 4, और हासिल कितना हो गया 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4, और हासिल 1 छत्रिक 18, इतना आ गया। इसको भी हम गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन 2 ये है, और क्वेश्चन 3 ये है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 बना लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हल। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, तो पहले हम 12 को लघुत्तम कर लेते हैं, तो 2 से तो 6, और 2 से लगा दिए तो कितना आ गया 3। इसी प्रकार हम 15 को कर लेते हैं, तो 3 पंचे 15। अब 21 बच गया, तो 21 को कर लेते हैं, 3 सत्ते 21। महत्तम कौन होगा, हम देखेंगे कि तीनों में सेम संख्या क्या आया है। तो यहाँ 12 में कितना है 3, तो 15 में भी कितना आया है 3, और 21 में भी कितना आया है 3। तो इसका महत्तम हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा 3, और जो संख्या बच गया वो सभी क्या हो जाएगा LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, और ये 3 जो है, अगर हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कॉमन तीनों में हो जाएगा वो तीनों में से हम एक जगह लिखेंगे, सिर्फ एक जगह। इन तीनों 3 में से सिर्फ एगो 3 लिख दिया। अब इस संख्या में आगे तो 3 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी का कॉमन हो गया है 3, तो ये क्या लिखेंगे 5, और यहाँ क्या लिख लिए 7। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42। ये हो जाएगा इसका LCM, और ये हो जाएगा इसका HCF। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। यहाँ है 17, तो 17 में तो 17 ऐसा संख्या है जो किसी से भी नहीं कटता है। हम कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा HCF होगा वो कितना होता है 1। तो अभाज्य संख्या का HCF कितना हो गया 1, और इसका LCM हो जाएगा, सभी संख्या को हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो 17 गुने 23 और गुने 29,
इसको हम गुना कर लेते हैं। तो पहले हम 17 को 23 से गुना कर लेते हैं। तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 1 2 1 3। इसको जोड़ लेते हैं, 1 का 1 5 4 9 और 3 का 3, 391 आया। उसको हम 29 से गुना कर लेंगे। तो 29 से गुना करने पर 9 1 9, 9 9 में 81 का 1 हासिल 8 और हो गया 9 तिया 27 और 8 35। फिर हो जाएगा 2 1 2, 2 9 में 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। इसको जोड़ने पर 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 और 7 3 10 1 11। कितना आ गया? 11 339। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेम कॉमन फैक्टर किसी में भी नहीं है। अगर हम इसको खंड करेंगे तो 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कट रहा है, तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 1। इसका LCM हो जाएगा, LCM बराबर 8 गुने 9 गुने 25। तो हम गुना कर लेंगे, तो 25 अट्ठे 200 और 200 को 9 से करेंगे तो 1800। इसका LCM कितना हो गया? 1800 और HCF कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306,657 का कितना दिया है? 9। ये 9 जो है HCF दिया है, किसका? 306 और 657 का। HCF अगर दिया है तो हमें कहता है कि LCM ज्ञात करें। 306 और 657 का LCM क्या होगा? तो हम देख लेते हैं। यहाँ पहली संख्या कितना है? 306 और दूसरी संख्या कितना है? 657 और इसका HCF कितना है? 9। तो LCM हम निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार हम बनाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं, दिया है, हल करके दिया है। पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या 306, दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 657। दूसरी संख्या कितना है? 657। और इसका HCF कितना दिया है? HCF बराबर कितना है? 9। तो LCM हमें निकालना है, तो हम ठीक वैसे ही लिख लेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना है? 306 गुने दूसरी संख्या कितना है? 657 और HCF कितना है? 9 गुने LCM हमें नहीं पता है। तो इसको काट देते हैं 9 से। 9 1 9 और ये कट जाएगा, तो 9 7 63 और इधर आ गया 2, 9 3 27। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने 73। इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 306 को अगर हम 73 से गुना करते हैं, 3 6 18 का 8 हासिल 1, तो 1 का 1 लिख दिया, यहाँ 0 था तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 7 छक्के 42 का 2 और हासिल 4, तो 4 का 4 ही, 7 तिया 21 का 21, 8 का 8 2 1 3, 9 4 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 और ये 2। ये हो गया 22 33 और 8। इसका LCM हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी ही समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का अगर आ जाएगा तो वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम लिखेंगे हल किसी भी प्राकृत संख्या के लिए
किसी भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। और जब हम 6 को खंड कर लेते हैं, यहाँ पर 6 को जो हम खंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, 2 गुने 3। यहाँ 3 के स्थान पे 5 तो आया नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 गुने 3। तो हम कह सकते हैं अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 के पावर m नहीं आता है। इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार हम सिद्ध कर लेंगे जो किसी भी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, मतलब नहीं होगा। अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 3। यहाँ 5 तो नहीं आया, इसीलिए ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें व्याख्या करना है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। तो हम देख लेते हैं भाज्य संख्या वो होता है जिसमें कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड हो। तो बताओ 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसका जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। इसी प्रकार हमें ये सिद्ध करना है इसको, या व्याख्या करके दिखाना है कि ये भाज्य संख्या कैसे है। तो हम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर पहले ले लेते हैं कि हल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुना तक में यहाँ पर 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 13 निकाल दिए तो क्या बच गया, 7 गुने 11 और 13 निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 और प्लस में 13 यहाँ से निकल गया तो कितना बच गया, 1। तो 13 गुने 11 सत्ते 77 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1। तो 13 गुने 77 1 कितना हो जाएगा, 78। और यहाँ पर मान लो कि 2 फैक्टर है इसका, 78 को भी हम और खंड कर सकते हैं, और अगर नहीं तो 78 गुने कुछ भी नहीं है तो कितना हम लिख सकते हैं, 1। तो 3 आया ना, कम से कम 3 को फैक्टर, तो हम लिख देंगे ये भाज्य है। ये क्या है, भाज्य, ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम उसको ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 और 5, तो 5 यहाँ भी है और 5 प्लस के बाद भी है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 जो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुने 6 और 5 निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो क्या बच गया, 1 और गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने क्या है 1
अब प्लस में 5 निकल गया तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 1। तो 5 गुने कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, तो यहाँ हो गया 42, इधर गुना कर लेते हैं 4 तिया 12 दूना 24 और प्लस में 1। तो 42 को हम 24 से गुना कर लेते हैं, तो 42 को 24 से, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 8 का 8, 6 4 10 का 0, 8 1 9 1 10, कितना आ जाता है 1008 और प्लस में 1। तो इसको जो हम जोड़ लेते हैं तो 1000 कितना आ जाता है 9, और इसको भी हम खंड में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ भी फैक्टर कम से कम कितना आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, कम से कम 3 आ गया। 5 गुने 1009 गुने 1, तो हम लिख देंगे कि ये भी भाज्य संख्या है। हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक बार होगा, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ कहता है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ कितने समय बाद है तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सोनिया को कितना लगता है, यहाँ हम लिख लेते हैं हल सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है, और जबकि रवि को कितना लगता है, जबकि रवि को लगता है, रवि को 12 मिनट। रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। तो कितने समय बाद वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो हम 18 12 का एलसीएम कर लेते हैं, लघुत्तम। तो 2 से लगा दिए, दोनों में 18, 2 छक्के 12, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा इसका 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो 2 तिया 6, 6 तिरिक 18 और दूना 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर 1.2 अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।